अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ जनाब कराची टेस्ट की हम बात करेंगे, जिसका तीसरा रोज़ और सऊद शकील ने बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के बाद बिलाखिर कुछ 450 बनाई हुई थी और आज उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। बहुत क्लासिकल टेस्ट अंदाज से खेले और उनका साथ दिया सरफराज अहमद ने। जब से कमबैक किया है नाकाबिल यकीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जो कि बड़ा प्रेशर होता है जब आप इस एज में स्पेशली कमबैक करें और वो भी इतनी बड़ी गैप के बाद। लेकिन एक मरतबा फिर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ रन्स किए बल्कि बहुत अच्छी रफ्तार से किए और सऊद शकील को भी अच्छा खिलाया। और पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले जब हम बात करें इस टेस्ट मैच के हवाले से, पाकिस्तान का स्कोर है जनाब 393 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। न्यूजीलैंड में आपको याद होगा 449 रन बनाए थे, तो पाकिस्तान को पहली इनिंग्स की बढ़तरी खात्मे के लिए अभी भी 56 रन दरकार हैं स्कोर को बराबर करने के लिए। और उसके बाद डे 4-5 में क्या हो सकता है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेफिनेटली मैं अपने गेस्ट का तारुफ करा दूँ। पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब ऐसा मौजूद हैं। कुछ देर में हमें मिर्ज़ा इकबाल बेग भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। कमर भाई आज स्टूडियो आए सीधा स्टेडियम से ही और इस मैच को देख रहे थे। अ वेरी क्लासिकल सॉर्ट ऑफ टेस्ट बैटिंग बाय पाकिस्तान, स्पेशली अगर हम बात करते हैं सऊद शकील की। बट वी हैव टू प्रेज द यंग मैन, जो उसकी कंसिस्टेंसी है, जिस तरह वो अपने आप को अप्लाई करता है। ही सेव्ड पाकिस्तान फ्रॉम द डिफीट इन द लास्ट मैच। बड़े गट्सी 55 किए थे। आपने सर पूरे दिन प्रोसीडिंग देखी, आप इससे अच्छा कौन समराइज कर सकता है जो अब तक आपने देखा? क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच को आगे देखते हुए? आप देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा प्लीज़ इस बात पे हूँ कि सऊद शकील ने बेहतरीन बैटिंग और टेम्परामेंट का मुजाहरा किया। बिल्कुल, ये जो भी शख्स विकेट पर खड़े रहने की एबिलिटी रखता है, ख़ासकर इस लॉन्गर फॉर्मेट में, वो जाहिर है कि वो स्कोर तो करेगा। और बहुत ही अनलकी था कि पिछले चंद टेस्टों में 3-4 50 तो वो कर चुके थे, लेकिन आज उन्होंने सेंचुरी मारी है। तो देखिए, जब किसी भी बैटिंग लाइन अप पे टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के डेप्थ नहीं होती, इनकन्सिस्टेंसी होती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो बैट्समैन सेट हो जाए और एंकर कर रहा हो इनिंग्स को, वो रच के खेले और जम कर खेले। उसमें टेम्परामेंट है, उसमें टेक्निक भी है बिल्कुल शकील में, बिल्कुल। और जिसकी वजह से उन्होंने इतनी अच्छी पार्टनरशिप की सरफराज अहमद के साथ। तो आप देखें पिछले चार टेस्ट में लगातार ओवर 50 सरफराज अहमद स्कोर कर चुके हैं। जी हाँ। एंड वुड यू बिलीव कि जब वो निकाले जाने से पहले कप्तानी से, जब वो लास्ट टेस्ट खेले थे, तो उसमें मैच में 10 विकेटें उन्होंने विकेटों के पीछे ली हुई थी, 10 शिकार किए हुए थे। उसके बावजूद उनको निकाल दिया गया। और बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन उन्होंने सबके मुंह पे तमाचा मार दिया, उन लोगों के जो कि पेट्रन थे क्रिकेट बोर्ड के। जी हाँ। और जिन्होंने खुद इस चीज़ का इकरार किया टीवी पे आकर कि मैंने उसको निकलवाया कप्तानी से। बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल। और सर, जो हम बात करते हैं ना टेस्ट क्रिकेट, मैं तो इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ कमर भाई, शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि आप फर्स्ट क्लास के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको कायदान ट्रॉफी से उनकी मेहनत का सिला देकर टीम में खिलाएं, बजाय इसके कि आप जैसे हमारे बॉलिंग में गलत डिसीजन हुए, जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर खेल रहे हैं 7 फर्स्ट क्लास मैचेस की बुनियाद पर, हारिस रऊफ इज अ T20 स्पेशलिस्ट। और लेकिन सऊद शकील 56 रन का उनका टेस्ट एवरेज है। अ वेरी हम्बल गाय। मैं इनको जाती तौर पे भी 2-3 मरतबा मिला हूँ। वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड और अपनी बारी का बड़ा लंबे से इंतजार किया। लोग कहते हैं आज से 3 साल पहले वो तैयार थे, लेकिन उनको कुछ ताखीर से चांस मिला। बट सीनियर जो फेलो होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, सर, जो सीजन परफॉर्मर है, ही नेवर लेट यू डाउन। देखिए, जो कि सीजनल परफॉर्मेंस या सीजन परफॉर्मेंस होता है, जी हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट का, अगर उसको विकेट पर अगर वो खड़ा है और उसको सपोर्ट मिल जाए एक एक्सपीरियंस टेस्ट खिलाड़ी की, जैसे आज तो आपने देखा सरफराज अहमद जिस तरह से पिछले 2-3 टेस्ट में बैटिंग कर रहे हैं, वो वापस आने के बाद 4 साल उनको बाहर रखा गया, कितनी बड़ी उनको सज़ा दी गई सिर्फ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे। और जब सरफराज अहमद जैसा खिलाड़ी फॉर्म में आकर और बैटिंग कर रहा हो विकेट में, तो एक जूनियर खिलाड़ी को और भी मैं समझता हूँ कि इंकरेजमेंट और मिलती है। बिल्कुल ठीक। और वो सरफराज अहमद के एक तरह का मेंटोर है उसका। लोगों ने बिल्कुल, कराची में जितने लड़के हैं वो उनके साथ ही पले बड़े तो उन्हीं के साथ पले बड़े। तो सरफराज का इसमें बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हाथ है साथ ठीक है शकील के सक्सेस में। बिल्कुल। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, पहले बात कर ले मैच की। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी हैं, अभी भी 56 रन की बढ़तरी
न्यूजीलैंड को बल्कि बराबरी करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान को 56 रन से भी मजीद उतारने हैं। कैसा लग रहा है आपको ये टेस्ट मैच सर आगे बढ़ता हुआ, चूंकि डे 4 और 5 बड़ा इंटरेस्टिंग होता है टेस्ट मैच का, लेकिन पाकिस्तान डिड वेल टुडे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, और कहते हैं ना कि किस्मत की देवी भी पाकिस्तान पर मेहरबान थी। 2 कैचेस टॉम लेथम से ड्रॉप हुए, एक कैच ऑलमोस्ट मैट हैंडी पकड़ते हुए नाकाम रहे, लेकिन पाकिस्तान ने आज बैटिंग की है। मलायम असिफपुर, खास तौर पर सरफराज अहमद ने और सऊद शकील जो कल से क्रीज पर मौजूद है, इसकी वजह से पाकिस्तानी टीम एक बेहतर पोजीशन में आ गई। और बजाय मुझे यही लग रहा है कि इवनली पॉइज्ड है मैच। अब चौथा और पांचवा दिन कल देखते हैं, क्योंकि पिच पर अभी हमने देखा है कि बाज गेंदें थोड़ी सी नीचे रह रही हैं, और चौथी इनिंग्स जो है वो फिर पाकिस्तान को खेलना होगी। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन बड़ी हद तक पाकिस्तान इस मैच में वापस आ गया। वरना जब 5 विकेटें गिर गई थी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन बड़ी उम्दा बैटिंग है सरफराज अहमद की, जो कमबैक के बाद 3 सेंचुरियां बना चुके, और इसने इस बात को साबित किया है कि तरीके से उनको टीम से बाहर रखा गया था, खासतौर पर टेस्ट टीम से, उसके साथ सरासर ज्यादती हुई। 86 रन, 53 रन और आज उन्होंने 78 रन बनाए, तो उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। बिल्कुल, बड़े अनलकी रहे हैं कि सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन जब बैटिंग की है, इम्पैक्टफुल बैटिंग की है, अच्छे बरकसारी से खेले। इकबाल भाई, सऊद शकील के बारे में ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार करना पड़ा उनको अपनी पारी के लिए, लेकिन 56 रन का फर्स्ट क्लास एवरेज है। हम सब उनके बारे में बात करते आए हैं, डेब्यू पे 50 भी किए थे लिमिटेड ओवर्स के अंदर, लेकिन फिर टेस्ट मैच में थोड़ा ताकीर से आए, लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कंसिस्टेंसी है, टेम्परामेंट है। लास्ट टेस्ट में 55 रन जो बनाए वो बड़े कीमती रन थे, चूँकि पाकिस्तान के जो यकीनी शिकस्त थी उससे पाकिस्तान को बचाया। कुछ इनके बारे में बताइएगा, अभी आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं प्लेयर्स के बारे में, बड़ी मेहनत की है इन्होंने फर्स्ट क्लास में। देखिए, 27 साल सऊद शकील का ताल्लुक कराची से, और दिलचस्प बात ही उसी से खेलते थे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से, जहाँ से सरफराज अहमद, मीर हमजा और दीगर एक लड़का आया था साद अली, ये सब खेलते रहे। और सऊद शकील पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुके, और फिर उसके बाद इनके साथ दरअसल ज्यादती की गई है। इनकी 16वीं टेस्ट सेंचुरी थी, इनको खिलाया नहीं गया, या तो कोई इनके लिए जगह नहीं बन पा रही थी, क्योंकि इन्होंने 2021 में लॉर्ड्स में अपना डेब्यू किया, 5 वनडे मैच खेले, और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने भरपूर तरीके से, आप अंदाजा लगाएं अब्दुल गफ्फार के 5 इनिंग जो इन्होंने 5 इनिंग्स खेली हैं, बल्कि ज्यादा इनिंग्स खेली हैं, 6 इनिंग्स, उनमें से 1 सेंचुरी और 5 मिस सेंचुरियां हैं सब। तो उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया है, और लगता यही है कि इनके आने के बाद लोग अब फवाद आलम को भूल गए हैं, वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेकिन सऊद शकील के लिए बड़े मौके हैं। इन्होंने सिंध की टीम की भी कप्तानी की है, आइंदा आने वाले वक्त में कप्तानी तो खैर दूर की बात है, लेकिन ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में रीढ़ की हड्डी और अहम सतून साबित होंगे। ठीक है इकबाल भी प्लीज हमारे साथ रहिएगा, अंपायरिंग डिसीजन पे भी मैं आपकी राय लूंगा, लेकिन पहले कमर भाई को मैं इसमें शामिल कर लूँ। सर, वो सऊद शकील का भी हमारे सामने इत्तेफाक से प्रोड्यूसर साहब ने वो चलाया जब वो आउट हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में, जिसमें पाकिस्तान जीत की करीब आ गया था। फिर सरफराज अहमद का जो आज स्टंपिंग डिसीजन दिया गया, एक बड़ी मशहूर क्रिकेट में इस्तिलाह है, बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट गो टू द बैट्समैन। लगता है कि टेक्नोलॉजी ने अंपायर्स को कंफ्यूज कर दिया है। एक बहुत आसान अंपायरिंग का सर ये फलसफा था कि आप कभी भी बैट्समैन को जब तक आउट नहीं देते आप 100% श्योर ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इस तरह के डिसीजन से शायकीन क्रिकेट तो बहुत गुस्से में है, वो समझते हैं कि बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि जैसा अभी आपने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट गोज़ टू द बैट्समैन। जी हाँ, और ऐसा रिप्ले आप बार बार देखें तो ऐसा नहीं लगता था कि उनका पैर ज़मीन से टच नहीं हुआ है या क्रीज के पीछे नहीं है। बहुत डाउट भी था सर, क्रीज के पीछे उनका पैर था। अब ये डाउटफुल ये था कि क्या उनके जूते की जो बूट की स्पाइक्स होती हैं, क्या वो ज़मीन से ऊपर थी या ज़मीन को टच कर रही थी। मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लोज डिसीजन था, और बेनिफिट ऑफ डाउट सरफराज अहमद को जाना चाहिए था। इकबाल भाई, सऊद शकील का जो लेग साइड पे आउट था, जो पाकिस्तान जिसने उस टेस्ट का नक्शा बदल दिया, और फिर ये सरफराज अहमद का डिसीजन, शायद टाइमलाइन अगर आप देखें ट्विटर पे, फैंस बड़े कंफ्यूज भी हैं और गुस्सा भी हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये किस तरह से हो रहा है जो बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट ही ना दे। आप ही क्या राय है? दूसरा सर, ये जो अंपायर्स कॉल होती है, मुझे इन 2 फैसलों का नहीं पता, लेकिन मैं वैसे बात करूं ओवरऑल, ये अप्लाई हो जाती है फिर अंपायर के ऊपर, फिर वो जो ऑन फील्ड अंपायर है उसी के फैसले को तकरीबन साबित रहता ही है। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन जो है, ये तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, अंपायर खुद फैसला करे जब टेक्नोलॉजी मौजूद है।
आज आपने अब्दुल गफ्फार देखा होगा, बेन स्टोक्स ने एक ट्वीट किया है और बेन स्टोक्स का जो ट्वीट है, अभी मैं आपको बताता चलूं कि नवी विकेट भी गिर गई है। 397 रन पर पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, तो अब एक ही विकेट बाकी रह गई है। आज जी, बेन जी। स्टोक्स ने एक ट्वीट भी किया और बेन स्टोक्स ने उसमें कहा है कि जो सॉफ्ट डिस्मिसल है इसका क्या कानून है, जो मार्नोस लबोशेन आज आउट हुए। ठीक और है। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के हवाले से अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना होगा कि किस तरीके से जो अंपायर बॉल की आप बात कर रहे हैं और जो बॉल पिचिंग लेग स्टम्प, आउटसाइड द लेग स्टम्प, बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल में इस हवाले से सोचना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आ गया है, ठीक है। लेकिन फिर अंपायर्स पर भी उंगलियां उठ रही हैं और अंपायर्स का अगर डिसीजन सही नहीं होता है तो फिर यकीनी तौर पर वो तनकीद की जद में आता है। हमने टॉपिक क्या बदला, न्यूजीलैंड ने मैच ही बदल दिया और ऑन हैट्रिक आगे ईस्ट सूदी 2 गेंदों पे 2 आउट लगातार कर दिए और पाकिस्तान के अब 397 पे 9 आउट हो गए हैं और इस वक्त 56 रन 52 रन की बढ़तरी जो है वो अभी भी बल्कि जो एक न्यूजीलैंड को मिल सकती है। तो एक बहुत ही मैच टर्निंग मैं समझता हूँ ये सूदी का स्पेल है, चूंकि उन्होंने 2 विकेटें सिर्फ 2 ही गेंदों पर आ सकी हैं। सऊद शकील मौजूद हैं, आई होप कि उनको मौका मिल जाए कि वो मजीद कुछ रन कर सकें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के ऊपर इकबाल भाई का और कमर भाई का तबसरा हासिल करेंगे। आज होना था अनाउंस लेकिन नहीं हो सका, क्या डिले है, इसकी वजह जानेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब कराची टेस्ट में अभी सूदी हुई थे, आए थे ऑन हैट्रिक, लेकिन अबरार ने अच्छी बैटिंग की और उस बॉल को खेल लिया। लेकिन सऊद शकील अब कोशिश कर रहे हैं जितने रन वो ऐड कर सकें। कमर भाई, आप तो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और बतौर स्पिनर इन सारी विकेट पे खेले हुए हैं, क्या आपको लगता है कराची टेस्ट में विकेट का बिहेवियर, थोड़ा सा ग्रास ज़रूर मौजूद है लेकिन हमने 3 फास्ट बॉलर खिला लिए और न्यूजीलैंड 3 स्पिनर के साथ उतरा है, हाउ यू सी दिस, कौन सही है इसमें? देखिए, जब आपने को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी के स्टेटमेंट से, जैसा स्टेटमेंट दिया ये बड़ी बाउंसी विकेट अब बनने वाली है कराची में कराची में बाउंसी, भाई 2 दिन में बन जाएगी। जिंदगी में कभी बाउंसी विकेट नहीं बनी। बिल्कुल। तो ये बाउंसी विकेट कहाँ से बनेगी? जाहिर है कि इस पर जो ग्रास है उसका कोई इफेक्ट नहीं है। असल चीज़ है कि सरफेस जो है उसके नीचे क्या है। ठीक है, ठीक है। अब ये बॉल जो है आप देखें कि विकेट आज तीसरा दिन है, 2 दिन बाकी है, विकेट ब्रेक हो रही है, बिल्कुल, ये सूदी बॉल ने टर्न बोल हो किया रही है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। अगर 30-40 रन की भी लीड, 25 रन की भी लीड्स जो कि नफसियाती तौर पे बहुत ही एडवांटेजेस होगी न्यूजीलैंड के लिए, अगर लेती है न्यूजीलैंड तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बॉलरों को मेहनत करनी पड़ेगी उनको जल्दी आउट करने के लिए। और इनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत है न्यूजीलैंड की बिल्कुल। टीम में। को आप एक से एक सर आपने बैटिंग की डेप्थ का जिक्र किया, मेरे ख्याल में स्टंप्स हो गए और 407 पे 9 आउट हैं और सऊद शकील का आउटस्टैंडिंग मैराथन एफर्ट, पूरे दिन बैटिंग कर ली उन्होंने। लेकिन सर हमारे टेलेंडर उतना रेजिस्ट नहीं कर पा रहे और आपने जब जिक्र किया अभी टेलेंडर्स का, तो 10वीं विकेट की शराकत में हमने 104 रन बनवा दिए। 349 रन पर 9वीं विकेट गिरी थी और फिर वो 454 करके डैट रियली हर्ट पाकिस्तान। हेनरी ने देखे आपने किस तरह उसने जो नंबर 11 बैट्समैन था उसको शील्ड किया हुआ था, बिल्कुल, और स्ट्राइक ले रहा था और लंबी पार्टनरशिप कर दी उसने 10 विकेट की। तो इस तरह की जो डेप्थ होती है बैटिंग के अंदर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग खिलाड़ी ले लेते हैं, जो जमे हुए होते हैं, उससे फिर टीम जो है वो काफ़ी कंसोलिडेट हो जाती है, इनिंग्स कंसोलिडेट हो जाती है। बिल्कुल। तो जिस टीम में डेप्थ नहीं होती है, जिस टीम में ट्रस्ट नहीं होता कि हमारे लड़के जो है वो सही खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो हमेशा डाउट में रहते हैं कि क्या हम लंबा स्कोर कर सकते हैं, क्या हम फॉलो ऑन पे जा सकते हैं, क्या हम इन बॉलरों का अच्छी तरह इनके चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आ जाए लॉन्ग टेल के अंदर, बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी ना हो उस बैटिंग लाइन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं उस साइड के लिए जो बैटिंग कर रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जनाब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टम्प्स डे 3 और पाकिस्तान का स्कोर 407 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। न्यूजीलैंड को अभी भी 42 रन जो है वो बढ़तरी मिल सकती है, लेकिन सऊद शकील अगर भी क्रीज में मौजूद हैं, आई होप, और बड़ा उनको सराह रहे हैं कप्तान बाबर आजम और तमाम प्लेयर जिन्होंने शाबाश दी सऊद शकील को। जिसने कि सर बैटिंग की इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजहर अली ने टेस्ट रिटायरमेंट ली, बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए और लग ये रहा था कि पाकिस्तान अब 454 के रन के जवाब में अंडर प्रेशर आएगा, बट बहुत अच्छी बैटिंग की और पूरी इनिंग्स को अपने साथ लेकर चले, हेल्ड टुगेदर, और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है जिस तरह सऊद शकील ने अजहर अली के रिटायरमेंट के बाद इस मिडल ऑर्डर को संभालना शुरू किया है। ज़बरदस्त, इसलिए कि देखें जब इस तरह का बैट्समैन आ जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर रहा हो,
लेट इन द मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो फिर दूसरों को भी इंकरेजमेंट होता है, आने वाले बैट्समैनों को भी, कि ये बंदा जमा हुआ है तो वी गॉट टू सपोर्ट हिम। बिल्कुल। और सरफराज अहमद को देखें, क्योंकि सीनियर एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बिल्कुल उसने जिस तरह से सऊद शकील को सपोर्ट किया, गाइडेंस दी, खुद मानता है सऊद शकील के, बिल्कुल हमें उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है पार्टनरशिप को बिल्डअप करने के लिए। अच्छी चीज़ ये लग रही है, कमर भाई ने तो ऐसी इनिंग बेतहाशा कवर की हैं, लेकिन अब ये बड़ी ज़रा कम हो गई हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 336 गेंदें और 124 रन और 17 चौके मारे हैं। बड़ी कंसंट्रेशन का मुजाहरा किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई कि कुछ ज़्यादा स्लो खेल गए, लेकिन कंसंट्रेशन और अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी याद देना पड़ेगी कि 336 गेंदों तक क्रीज में मौजूद हैं और आखिर तक भी अपनी टीम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक ताज़ा हवा का झोंका है टेस्ट क्रिकेट के लिए ऐसा प्लेयर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें एक अजहर अली की सूरत में एक बड़े कॉम्पैक्ट बैट्समैन रहे। ये और बात है कि अपने कैरियर के आखिरी चंद सालों में उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, ख़ासतौर पर जो यूनुस और मिसबा की रिटायरमेंट के बाद। बट 336 गेंदे के कमर भाई इस दौर में खेलना, आई थिंक दिस इज एक कमाल मुजाहरा है कंसंट्रेशन का। जो लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं सऊद शकील की बैटिंग को, जी उनको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि जिस बैटिंग लाइनअप पे कंसिस्टेंसी तसलसल नहीं होता है, लोग फॉर्म में नहीं होते हैं, लेट मिडिल ऑर्डर में कोई डेप्थ नहीं होती, वहाँ पर इस जैसा बैट्समैन जो ग्राफ्टी है, जी हाँ, जो चिपक के खेलने वाला है और एंकर बना हुआ है बीच में, उसको ज़रूरी है कि वो इस तरह से खेले कि इनिंग को प्रोलॉन्ग करे ताकि अपोजिशन को की लीड ज़्यादा ना हो जाए। दैट इज़ व्हाट ही वाज डूइंग। अब आप उसको क्रिटिसाइज करें और वैसे भी कमर भाई टेस्ट क्रिकेट में जल्दी ना भी कोई चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। अभी भी 2 दिन का खेल बाकी है। इवन न्यूजीलैंड को खुद नहीं पता कि अभी वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कोई पता नहीं उनका कल बैटिंग क्लास हो जाए। पाकिस्तान कैन विन दिस टेस्ट मैच। आपको याद है ना कि मुदस्सर नज़र ने 16 इनिंग टेस्ट क्रिकेट की खेली हुई है। जी वो क्यों खेली हुई है? वो इसलिए कि सेट बैट्समैन था, वो इसलिए कि वो जब तक विकेट पे खड़ा है दूसरों को अपॉर्चुनिटी है बैटिंग करने की। बिल्कुल। और आप एक तरह से टेस्ट क्रिकेट में वैसे मैंने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम जब अभी वापस जा रहे थे तो बोझल कदम थे, थोड़ा पूरा दिन आप किसी को अगर बॉलिंग की करवा दें तो डेफिनेटली एक एफर्ट है जो लगता है, और सऊद शकील को इस चीज़ की दाद देना पड़ेगी। लेकिन अब इसको हम इस वाले पार्ट को सर फिनिश करते हैं, फिर वनडे टीम पे हम जाएंगे। सर 42 रन की बढ़तरी अभी न्यूजीलैंड ले सकता है। अभी हमें उनकी इनिंग्स को बराबर करने के लिए 42 रन की ज़रूरत है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की कल डे 4 में क्या हिकमत अमली हो? आई थिंक एज मैनी रन यू कैन स्कोर, क्योंकि जितना आप लीड को कम कर देंगे, न्यूजीलैंड एक अजीब से प्रेशर मुझे दिखाई देता है कि उनको अगर पाकिस्तान को फोर्स करना है, कमर भाई क्या आप समझते हैं, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, तो उनको तेज़ खेलना पड़ेगा या लंबा खेलना पड़ेगा? दोनों सूरतों में पाकिस्तान सेफ है, क्योंकि हमने तो आखिर में बैटिंग करनी है। न्यूजीलैंड पे मुझे लग रहा है एक अजीब सा प्रेशर होगा कि कहीं वो क्लैप्स ना कर दें। अब देखें कि सऊद शकील ने जब ये रियलाइज़ कर लिया और देख लिया कि 9 विकेटें गिर गई है पाकिस्तान की, तो ही स्टार्टेड टू बी एग्रेसिव। बिल्कुल, और अटैकिंग शॉट्स खेलने लगा। एक छक्का मार दिया, एक चौका मार दिया। वो इसलिए कि उसकी कोशिश ये कि जितने भी मिनिमाइज करे इस लीड को, ताकि प्रेशर में ना जाए पाकिस्तान आखिरी इनिंग्स खेलते हुए, यू नो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सेंसिबल ब्यूटीफुल इनिंग्स खेला है वो। उसने अपनी इनिंग्स को गाइड किया है बिल्कुल टुवर्ड्स द नियरेस्ट स्कोर ऑफ द विजिटिंग टीम। तो इसमें आप लाख किसी को क्रिटिसाइज करें, कुछ करें, उसने अपना काम दिखा दिया है। उसने एक सेंचुरी भी बना दी है टेस्ट क्रिकेट में, और उसने एक सेफ्टी के दहाने पर लाके खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान को। हो सकता है कि पाकिस्तान को सिर्फ 10, 15, 20 रन की बढ़तरी हो न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान। बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 104 रन की जो 10वीं विकेट की शराकत है, पाकिस्तान ने अगर वहाँ बेहतर परफॉर्मेंस दी होती तो शायद पाकिस्तान इस वक्त न्यूजीलैंड से बेहतर पोजीशन में होता। लेकिन 10वीं विकेट की शराकत इससे पहले भी हुई है, हमने भी की हैं, लेकिन कभी कभी हमारे खिलाफ रिकॉर्ड बन जाए तो हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वनडे टीम का स्क्वाड अनाउंस होना है। शाहिद अफरीदी जनाब हमारे अबूरी चीफ सिलेक्टर हैं, क्या वो बूम बूम कर सकते हैं इस वनडे स्क्वाड में? इस हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब बात करते हैं अब तक, जब हम ये इस वक्त जो है आपसे बात कर रहे हैं तो टेस्ट वनडे टीम की अनाउंसमेंट नहीं हुई, आज होनी थी, लेकिन लगता है कि कुछ हमने जो फिटनेस टेस्ट लिए जिसमें ज़ाहिर बात है सारे फहरिस्त है हारिस रऊफ का, जो कि पाकिस्तान के लीडिंग फास्ट बॉलर हैं लिमिटेड ओवर्स के अंदर। लेकिन कमर साहब 21 नाम पहले अनाउंस हुए, फिर 22 में ऐड हो गए मोहम्मद हसनैन, फिर सबने भी शोर मचाया कि फ़खर जमान कैसे बाहर हो सकते हैं। 43 का एवरेज उनका, 45 का बल्कि 93 का स्ट्राइक है।
जी वो भी आ गए, उनके साथ हारिस सोहेल भी आ गए, 24 रुकनी स्क्वाड है। अब शाहिद अफरीदी ठीक है, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है और वो शायद इसीलिए आए हैं कि कुछ तब्दीली हैं जो उनको करनी थी, जो हमारे माइंडसेट में भी नहीं था। बट इट्स सरप्राइज यू कि वनडे 3 वनडे मैचेस के लिए 24 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया, उसमें से 16 अब आपने दोबारा अनाउंस करने, 8 को आप फिर निकालेंगे बगैर खिलाए बगैर कुछ किए, 8 फिर बार हो जाएंगे। देखिए इंटरिम सिलेक्शन कमेटी है, ये परमानेंट सिलेक्शन में इंटरम लग रही है मुझे। ये परमानेंट तो नहीं है, लिहाजा जाहिर है कि शाहिद आफरीदी एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरिम सिलेक्शन कमेटी वो कुछ ना कुछ तो इनोवेशन तो करेंगे। ठीक है, कि जिस तरह से उन्होंने जूनियर लीग के लड़कों को, कुछ चंद लड़कों को भी चांस दे दिया, बिल्कुल कुछ टॉप परफॉर्मर टेस्ट टीम के साथ आए, टू हैव ए ड्रेसिंग रूम फीलिंग। बिल्कुल कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में क्या एटमॉस्फेयर होता है, किस तरह लोग बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें एक ट्रेनिंग होती है। सर आपको चॉइस कैसे लगे? जो कि एक चीज़ तो है कि वेरी सरप्राइज, वो कि बहुत मसरूफ़ हैं, एक बहुत बड़े स्टार हैं और पाकिस्तान के रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स में से अभी PSL भी खेले गुज़श्ता सीज़न में, तो नॉट बैड टू हैव अ वेरी एक्टिव चीफ सेलेक्टर जो यंग है, भाग दौड़ कर सकता है, वो कभी स्टेडियम आके पिच भी देख रहे हैं, नजम सेठी साहब ने लगता है उनको बड़े इख्तियारात भी दिए हैं। सो पाकिस्तान की क्रिकेट कहीं एक जगह आके लग रहा था रुक सी गई है, मे बी क्या हम शाहिद अफरीदी से कोई ऐसा हो गया ना क्रेजी, जैसे उनकी बैटिंग होती थी। हाउ यू सी दिस अप्रोच बाय नजम सेठी? आई थिंक दिस इज नॉट अ बैड अप्रोच, चेंज तो है, यू गॉट टू व्हेन यू जो सेटअप चेंज होता है जी जी, तो यू गॉट टू मेक श्योर दैट यू हैव समथिंग न्यू, समथिंग एक्स्ट्रा। डिसीजन मेकिंग तो एक स्टेल किस्म की डिसीजन मेकिंग जो हो रही थी पिछले क्रिकेट बोर्ड में, और लाइक्स और डिसलाइक्स पे, स्पेशली सिलेक्शन के अंदर, और हर चीज़ में लाइक्स और डिसलाइक्स पे। अब मुझे तो हैरानगी इस बात की थी कि दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड जो है वो रीजनल या डिवीजनल या प्रोविंशियल टीम नहीं सेलेक्ट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सेलेक्टर्स थे वो रीजनल और डिवीजनल डोमेस्टिक क्रिकेट की टीमें। ये सबसे बड़ा पॉइंट आपने उठाया, चूंकि उस पूरे सेटअप में सब कुछ था लेकिन इंडिपेंडेंट लोग नहीं थे। व्हाट ए डिजास्टर। लेकिन सर अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो गए, नजम सेठी साहब ने आते ही 2014 का इन बहाल कर दिया। आप तो इसके एडवोकेट रहे हैं, आप समझते हैं कि अब्दुल हफीज कारदार के दौर में जो सिलसिला शुरू हुआ था, क्रिकेट में पैसा लाया है, इससे लोगों के कैरियर बने, इट्स रीस्टोर्ड नाउ, योर ओपिनियन? देखिए रीस्टोर तो हो गया है, लेकिन एक मिसट्रस्ट भी हो गया है डिपार्टमेंटल जो हेड्स हैं उनको। मानेंगे सर बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे मादी में 16 डिपार्टमेंट की टीमें थी, और दूसरे फाइनेंशियल डाउनफॉल हो गया है हर डिपार्टमेंट के अंदर। जी जी, पैसे की कमी है। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि लोगों को, डिपार्टमेंट के लोग जो है अब री एम्प्लॉय करें और रीस्ट्रक्चर करें। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप कोई टीम सेलेक्ट कर लें और उसको प्रमोट करें, वो ठीक है, उसको एक तरह की स्पॉन्सरशिप करें। खिलाड़ी को एम्प्लॉयमेंट तो बहुत मुश्किल है देना दोबारा, इसलिए कि उसकी स्कोप बहुत ख़त्म हो गया, मिसट्रस्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो PSL के जो ओनर्स हैं, फ्रेंचाइज के ओनर्स, जी जी, उनकी भी थोड़ी सी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट की, ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, उनको एलिवेट करने के लिए फाइनेंशियली। हाँ, बड़ा बहुत एक्टिव तो हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे लेकिन आपने बात की कि जब सिस्टम तो पहले एक बनाया ना, अब ये गवर्नमेंट आई, एक नया चेयरमैन, नया सिस्टम, गॉड नोज के अगले साल इलेक्शन जो, मुझे नहीं पता, मैं सियासत का बहुत बड़ा तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि शायद हो जाएंगे, तो सर ये फ्रेंचाइज वाले भी सवाल तो ये करेंगे ना कि हम पैसा तो लगा दें बट अगले साल आपके चेयरमैन कोई आके इसको बंद कर दे, फिर क्या करेंगे? दिस इज दे हैव टू डील विद इट। ये जो मिसट्रस्ट है, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स। सर इसका हल क्या है? आप बहुत सीनियर आदमी हैं, ये वाला पार्ट तो मैंने खास तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगाना है ताकि लोग शायद इसको कुछ समझने की कोशिश करें। इसका हल क्या है? गवर्नमेंट ने तो आके चेयरमैन तब्दील करना है, उस चेयरमैन ने आके अब डिवाइड हो गया है। अगर तो खान साहब की गवर्नमेंट आई, उनके चेयरमैन हुए कोई भी, रमीज आजा या कोई जो भी, डेफिनेटली रीजन वापस आएंगे, एसोसिएशन। अगर नहीं हुए, कुछ और हुआ तो फिर डिपार्टमेंट वापस आएंगे, बट ये तो फिर ये चलता रहेगा ऐसे। अनफॉर्चुनेटली द लेगेसी वी आर कैरिंग, वो इससे कोई इम्प्रूवमेंट के इम्कानात नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पर। दोनों एक साथ चल सकते हैं, डिपार्टमेंट रीजन एक ज़माने में चले? हम मेरे ज़माने में जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में था तो 7-8 टीमें थी और सिर्फ प्रोविंशियल टीमें थी। बिल्कुल, 2 डिपार्टमेंट की टीमें थी, एक अपना क्या नाम है रेलवे की, जी, और एक और टीम थी मेरे ख्याल में एयरलाइन की। ठीक है, उसके बाद जो कारदार ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया लोगों को जॉब देने के लिए, ग्रूम करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इकनॉमिक
नीड थी पाकिस्तान के क्रिकेट में इस तरह की ठीक कि है। खिलाड़ियों को आप सिक्योरिटी दें, लेकिन वो मैंने कहा ना, जैसे आपने कहा कि हर गवर्नमेंट के चेंज के साथ यहाँ क्रिकेट बोर्ड भी चेंज हो जाता है। ये तो मसला है सर। ये जो मिसट्रस्ट है ना, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि गलत है। अब आपने इलेक्शन की बात की तो मैं आपको अपना भी ओपिनियन इस सिलसिले में दे दूँ। बिल्कुल प्लीज आई डोंट थिंक देयर विल बी इलेक्शन नहीं होगा। सर। आखिर में बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो एक ऐसे खेल का बादशाह था, जो कि अनडाउटेबली आई थिंक शायद मोहम्मद अली और फिर पहले इन जैसे प्लेयर्स, इन जैसे लेजेंडों में पैदा होते हैं। ऑल टाइम ग्रेट्स, उनका इंतकाल हुआ। 3 मरतबा ब्राज़ील को वर्ल्ड कप जितवाया और वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते। और एक लेगेसी है, यानी कि मैराडोना और पहले, ये एक इस्तिलाह है कि अगर कोई अच्छा फुटबॉल खेले तो लगता है कि क्या तुम मैराडोना बनना चाहते हो या पहले। तो इस कदर की पॉपुलैरिटी और इमेंस पॉपुलैरिटी, अ ह्यूज लॉस फॉर द फुटबॉल आफ्टर अ वेरी मेमोरेबल वर्ल्ड कप। वी सफर्ड अ वेरी बैड न्यूज़ और ट्रेजिक न्यूज़, बट व्हाट लेगेसी, व्हाट अ प्लेयर ही वाज, बादशाह, किंग। और पूरी फुटबॉल दुनिया सदमे में है। फीफा के सदर खुद गए ब्राज़ील, उन्होंने ऐलान किया कि मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर मुल्क उनके नाम से एक स्टेडियम मंसूब कर दे। नाउ दिस इज़ अ ट्रिब्यूट पेले डिजर्व। पहले मैं तो उन लकी आदमियों से में हूँ और मैं समझता हूँ मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने पहले को खेलते हुए देखा है लाइव। वाह, कवर किया उसको? को कवर नहीं किया, अच्छा, खेलते हुए देखा है ठीक है, इंग्लैंड में। राइट। और उसकी टीम सांटोस जो आई थी ब्राज़ील की, तो मेरे घर के पास ही फुलम का जी, ग्राउंड जी, है, जी। क्रेवन कॉटेज। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त ने एक टिकट ले लिया था, तो मैं पहले खेल रहा था, मैंने कहा अरे यार ये तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा। तो वो तो मैंने उससे मिला भी मैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले 1966 में जी जी, जो ये वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड जीता, बिल्कुल। उसमें पहले को मैंने सिर्फ एक दफ़ा इतनी दूर से देखा, पिकैडली सर्कस में एक कपड़े की दुकान थी, उसने ब्राज़ीलियन टीम को बुलाया हुआ था, बर्बरी की, उसने गिफ्ट देने के लिए। तो पूरा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, रीजेंट स्ट्रीट सब कुछ जैम था, ट्रैफिक बंद। तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि ये ट्रैफिक क्यों बंद है और ये इतना क्राउड क्यों है? कहता है पीपल हैव कम टू सी पैले। वाओ। 1958 स्वीडन, 1962 चिली और फिर मैक्सिको 1970 और यहाँ तक कि 59 में अर्जेंटीना में जो साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप हुई उसके रनर। देखिए 3 वर्ल्ड कप अगर आप सोचें, दुनिया की पूरी जो अभी कितना बड़ा रिकॉर्ड है सर कि ब्राज़ील ने 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीता है। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं से 2 मरतबा भी वर्ल्ड कप जो है ना अपनी टीम को जितवाया हो, लेकिन 3 वर्ल्ड कप आपने जितवाया हो और उसमें आपका इम्पैक्ट ऐसा हो। आई थिंक आप इसको अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं कि हम इनको मोहम्मद अली के साथ साथ तारीख के अजीम तरीन जो खिलाड़ी हैं, ही राइट अप देयर। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को इस दुनिया में जब भेजता है तो उसके साथ उसको नवाजता भी है और उसको एक गिफ्ट ऑफ गॉड जिसे कहते हैं। बिल्कुल। वो मोहम्मद अली हमारे जो फॉर्मर कैसियस किले और फिर वो मुसलमान हो गए। बिल्कुल। और पहले जैसे लोग, ये सदियों में इस तरह के लोग आते हैं, मैजिशियंस। बिल्कुल। और इस दुनिया से चले गए हैं दोनों, लेकिन उनकी याद मैं समझता हूँ कि काफ़ी सेंचुरीज तक लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। सर बड़ा ट्रेजेडी कि मैराडोना का इंतकाल हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। और फिर पहले मैराडोना तो बहुत यंग एज में चले गए, ये तो 82 थे, रिलेटिवली यंग एज जो एक फुटबॉलर जितना जीते हैं। लेकिन इन जैसे फुटबॉलर सर, आई थिंक जैसे हमने मोहम्मद अली साहब का जिक्र किया, डेफिनेटली सर राइट अप देयर। आई थिंक ये तीनों का अगर हम नाम ले लें ऑल टाइम सर ग्रेट जो 5 अगर हम निकालें, ये तीनों तो मौजूद होंगे इसके अंदर। जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में इमॉर्टल, तो वो हमेशा के लिए लेजेंडरी फिगर्स रहेंगे बिल्कुल इस गेम के अंदर। चाहे मोहम्मद अली की बॉक्सिंग की फील्ड हो या फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती है स्पोर्ट्स बिल्कुल जितने दुनिया के, पहले को कहा जाता था द ब्लैक डायमंड। ही वॉज ए डायमंड, मोर देन ए डायमंड। ही वॉज ए मैजिशियन विद द बॉल कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपनी आंखों से उसको खेलते हुए देखा। दैट इज़ ह्यूज, यू नो, जो एक आप फखरिया तौर पर बता सकते हैं कि इतने बड़े प्लेयर, क्योंकि नहीं ना पाकिस्तान और मोहम्मद अली तो आए थे, लेकिन बहरहाल इतने बड़े प्लेयर थे। आई थिंक बस जैसे कमर अली ने कहा कि जितना उनका नाम है, जितना उनकी जो फुटबॉल इतना बड़ा गेम, और अभी पूरी दुनिया की सर मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड के, अर्जेंटाइन के, स्पेन के, यूरोपियन फुटबॉलर, साउथ अमेरिकन, उनके जो ट्वीट्स हैं, उनका जो खराज तहसीन है, खराज अकीदत है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। आई थिंक हमारी जनरेशन थोड़ी सी अनलकी है, हमारी वाली, जिन्होंने पहले का अरूज नहीं देखा, हमने सिर्फ वो वीडियोस देखी।
और ये देखिए उनकी जो लेगेसी है मेरे ख्याल में इस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। और ख़ासतौर पर आप देखें ना, जब उनकी इंतकाल हुआ और जब तक उनकी तदफीन नहीं हुई, पूरा ब्राज़ील वो स्टेडियम में आया उनका आखिरी इंतज़ार करने के लिए। एक दुनिया ऐसा था थम सी गई थी उस वक्त। देखिए मेरा पेशा तो प्रोफेशन क्रिकेट है, बिल्कुल, लेकिन मैं पहले फुटबॉलर था क्रिकेटर बनने से पहले। तो मेरे भाई का 2 दफ़े हाथ टूट गया फुटबॉल में, तो हमें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया गया। दैट्स हाउ आई बिकेम ए क्रिकेटर। लेकिन आप यकीन माने कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फुटबॉल का। और हालांकि लाइव गेम्स मैंने बहुत कम देखे हैं। एक दफ़े मैंने चाइना और पाकिस्तान का मैच देखा नेशनल स्टेडियम, ठीक है, 50s में। जी जी जी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब मैंने पहले को खेलते देखा अपनी आंखों के सामने फुलम या 1966 का वर्ल्ड कप में, बिल्कुल उसको ज़ख्मी कर दिया लोगों ने, उसको इतना मार्क किया हुआ था कि ज़ख्मी कर दिया, वो सही तरीके से खेल नहीं पाया। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने सांटोस और उसका फुलम का मैच देखा, मैंने कहा दिस मैन इज़ गिफ्टेड, ही इज़ ए मैजिक। एब्सोल्युटली। और कमर भाई के आई थिंक जो अल्फाज हैं, यह बहुत अच्छा मुझे लगता है कि कमर साहब मौजूद हैं। इतने बड़े प्लेयर को एक ट्रिब्यूट जो है ना वो इतने बड़े सहाफ़ी कर सकते हैं। हमारी तो कोई इतनी मजाल नहीं है, लेकिन जो लोग समझते हैं ना कि ब्राज़ील इतनी बड़ी टीम क्यों है और फिर पहले इतने बड़े प्लेयर क्यों हैं, फुटबॉल इतना बड़ा गेम क्यों है, तो जनाब उसमें पहले कुछ प्लेयर खेल की शनाख्त होते हैं। पहले वॉज वन ऑफ देम कि 58, 62, 1970 3 वर्ल्ड कप अपने आप मुल्क को जितवा दें। इससे बड़ी क्या आपकी जो है ना वो कोई अजमत होगी, और ही वॉज वन ऑफ देम। सो गुड बाय टू पहले। और उन जैसे जो प्लेयर्स हैं वाकई बहुत तारीख में शायद एक आध और कभी कभी आ गए तो आ गए। थैंक यू सो मच कमर भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स, और खासतौर पर अपने एनालिसिस के लिए। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कब दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।